Hello, friends. How are you all? Hope you are all doing good. And this is Anuj. And आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है आईबीबीआई की सर्कुलर है विच हैज़ बीन issued by the IBBI on 4th of November. As you can check on my screen, this is the circular date. This has been issued by the IBBI on 4th of November 2025, and this is the circular number IBBI/CIRP/87 2025. बेसिकली ये जो सर्कुलर इशू किया गया है आईबीबीआई के द्वारा वो एक अंडरटेकिंग को लेकर के है जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अंडरटेकिंग सबमिट करना है बिफोर पीएमएलए जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे सबमिट किया जाना है। तो before having discussion on this circular, I want to have just a normal discussion कि पर्पस क्या है इस सर्कुलर को इशू करने के लिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट ये सर्कुलर बन जाता है। तो आप लोगों को जैसे कि पता होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एक जो बहुत ही बड़ी इशू आती है वो इशू ये आती है कि जो एसेट्स होता है कॉर्पोरेटर का वो कई एक बार एसेट्स सीडी के पास होता ही नहीं है, उसको अटैच कर लिया जाता है। अटैच कौन करता है? पीएमएलए अथॉरिटी करती है। पीएमएलए एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी को अटैच किया होता है पीएमएलए अथॉरिटी। जब सीडी की एसेट्स सीडी के पास है नहीं, उसके ऊपर ईडी की अटैचमेंट है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट जब कंपनी का रेजोल्यूशन किया जाएगा, चाहे वो सीआरपी के थ्रू हो चाहे वो लिक्विडेशन के थ्रू हो, इट्स बिकम it become very difficult to get a good value on the assets of the city because the assets is under the custody and attachment of the PMLA authority. तो कोई भी बायर्स यहाँ पे थोड़ा मतलब कह सकते हो कि इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, और कोई बायर आ भी गया है तो इट बिकम डिफिकल्ट कि कोई अच्छी वैल्यू मिल पाए। सो इसी को लेकर के यहाँ पे आईबीबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है, और ये सर्कुलर बेसिकली है क्या, क्यों इशू किया गया है, क्या पर्पस है, क्या अंडरटेकिंग हमारे को सबमिट करना है, कौन अंडरटेकिंग सबमिट करेगा, किसको सबमिट करेगा, तमाम डिस्कशन आज हमारे होने वाले हैं। एंड गाइस, ये जो हमारी वीडियो है दैट इज ओनली फॉर द एकेडमिक पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस टू एनीवन। किसी भी तरीके का कोई एडवाइस नहीं है, मेरा एक नॉलेज गेन करने का और नॉलेज शेयर करने का एक अपना मूड है जिसके तहत मैं खुद भी स्टडी करता हूँ और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और मुझे लगता है कि इससे किसी और की बेनिफिट हो सकती है, तो इट्स वेल एंड गुड। तो दिस इज़ नॉट मेरा किसी को एडवाइस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब चैनल पे इसको डालता हूँ और अदर प्लेटफॉर्म पे भी मैं शेयर करता हूँ। सो दिस इज वे ऑफ माई लर्निंग। सेकंड, अंडरटेकिंग बाई आईपीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अंडरटेकिंग देना है बिफोर द स्पेशल कोर्ट, जहाँ पे पीएमएलए की प्रोसीडिंग्स चल रही होती है उस कोर्ट में एक अंडरटेकिंग देना है। ठीक है, कौन देगा अंडरटेकिंग? तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडरटेकिंग देंगे। Now, it has been observed that in certain cases under the Insolvency and Bankruptcy Code, the assets of the corporate debtor are under attachment by the ईडी, राइट। सी जब कंपनी सीआरपी में आती है तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि एसेट्स जो सीडी का है वो ईडी ने अटैच कर रखा है। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए एक्ट 2000। नाउ the restitution of such attached assets can significantly enhance the value of the corporate debtor, leading to higher realizations. Exactly, यदि जो assets है वो restitute हो जाता है तो it's very likely that the value
जो आएगा सीडी को रियलाइज होगी वो ज़्यादा होगा, राइट। Accordingly, it is hereby advised that in case where the assets of the corporator attached by ED under the provision of PMLA, the insolvency professional may file an applications before the special court under section 87 or 88 of the PMLA for the restitution of such assets। देखो, यदि सीडी की एसेट्स जो है वो अटैच्ड कर लिया गया है ईडी के द्वारा, तो अगर लिक्विडेटर होंगे या फिर जो आरपी है वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा। कहाँ पे लगाएगा? पीएमएलए कोर्ट में लगाएगा, जो स्पेशल कोर्ट है जहाँ पे पीएमएलए की प्रोसीडिंग्स चल रही है, वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा। या तो आरपी फाइल करेगा या फिर लिक्विडेटर फाइल करेगा, एज द केस मे बी एप्लीकेबल, एंड दैट एप्लीकेशन shall be filed under section 7 subsection under section 8 subsection 7 or under section 8 subsection 8। we will be having discussion on that कि section 8 subsection 7 में कब application फाइल होंगे और section 8 subsection 8 के अंदर कब फाइल होगा, ठीक है। और वो जो एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ सच एसेट्स, राइट। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 क्या कहते हैं। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 की हम यदि बात करें, वेयर जस्ट हैव अ वर्डिंग ऑफ द सेक्शन 7A जो है हमारा, देखो सेक्शन 8 है एडजुडिकेशन, ठीक है, ऑफ पीएमएलए एक्ट। नाउ वी आर इन section 8 subsection 7 where the trial under this act cannot be conducted by reason of death of the accused being declared as a proclaimed offender or for any other reason or commenced having commenced but could not be concluded, the special court shall, on applications moved by the director or a person claiming to be entitled to the possession of the property in respect of which an order has been passed under subsection 3 of the section 8, pass करेगा appropriate order regarding confiscation or release of the property as the case may be involved in the offense of money laundering after having regard to the material before it। तो है क्या कि यहाँ पे जो है ना, स्पेशल कोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा या तो बाय द डायरेक्टर और अ पर्सन टू बी इंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो है ना, और अ पर्सन claiming to be entitled to the possession of the property in respect of which an order has been passed। तो यहाँ पे हम लोग और के बाद जो है उसमें आ जाएगा डायरेक्टर ना करके और अ पर्सन क्लेमिंग टू बी पोजीशन, ठीक है। तो इस सबसेक्शन 7 के अंदर हम लोग आरपी और लिक्विडेटर एप्लीकेशन फाइल कर दिया जाएगा। और कब किया जाएगा? उस केस में कि जहाँ पे ईडी को एसेट्स को रिलीज करनी चाहिए। क्यों? कि ईडी ने पास किया ऑर्डर अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन पास ऑर्डर फॉर कॉर्पोरेट डेटर regarding confiscation or release of the property as the case may be involving the offense of money laundering having regard to the material fact, ठीक है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति कंपनी के डायरेक्टर होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो कंपनी की जब लिक्विडेशन स्टार्ट होती है, सीआरपी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे आरपी के पास फुल कंट्रोल होना चाहिए एसेट्स का। और यदि वो एसेट्स ईडी के कंट्रोल में हैं और ये पाया जाता है कि जो ईडी ने अटैचमेंट कर रखा है दैट शुड नॉट बी डन, तो इन दैट केस जो आरपी है और लिक्विडेटर है कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 ऑफ द पीएमएलए एक्ट, ठीक है। एक ही वाला पॉइंट हमारा क्लियर होती है। सेकंड जो है हमारा पॉइंट
कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 इसके अंदर कब एप्लीकेशन फाइल होगा। वेयर अ प्रॉपर्टी स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड by the central government under subsection 5 of the special code in such a manner as may be prescribed may also direct the central government to restore such confiscated property or part thereof of claimant with legitimate interest in the property who may have suffered quantifiable losses as a result of offense of the money laundering, provided that special court shall not consider such a claim unless it is satisfied that the claimant has acted in good faith and has suffered the loss despite having taken all reasonable precautions and is not involved in the offense of money laundering। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 के अंदर अ प्रॉपर्टी स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ इसी के सब सेक्शन 8 के सबसेक्शन 5 में कॉन्फिस्केट किया गया। ठीक है। The special court in such a manner, the special court in such a manner may be prescribed, may also direct the central government to restore such confiscated property। तो ईडी को डायरेक्ट किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा कि आप प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दो या फिर पार्ट देयर ऑफ जो कंपनी की कोई पार्ट है पूरा रिस्टोर नहीं कर सकते हैं बट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को भी रिस्टोर किया जाता है ऑफ द क्लेमनेंट विद अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली है, विद अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी who may have suffered the quantifiable loss as a result of the offense of the money laundering। तो नॉर्मली हम लोग सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 के अंदर एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो हम लोग लगाते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 के अंदर। जस्ट मैं एक थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देने की कोशिश किया कि ये हमारा एग्जैक्ट इसकी क्या प्रोविजंस है, राइट। नाउ बैक टू द सर्कुलर। ये तो हो गया कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 या फिर 8 के अंदर हम लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं रेस्टिट्यूशन के लिए। थर्ड जो है क्लॉजेस, फर्दर विथ अ व्यू टू फैसिलिटेट एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सच एप्लीकेशंस बाय द स्पेशल कोर्ट। ठीक है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ ईडी has formulated standard undertaking to be furnished before the insolvency professionals along with the application for restitution of the assets। तो है क्या कि आईपीबीआई ने ईडी से कंसल्ट किया और आफ्टर डिटेल डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन एक ये डिसाइड किया गया कि एक अंडरटेकिंग सबमिट किया जाएगा। ठीक है, और वो अंडरटेकिंग यूनिफॉर्म होगा फॉर द केसेस जो कि सीआरपी और लिक्विडेशन में है उनके लिए, और वो फर्निश किया जाएगा बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर द रेस्टिट्यूशन। जो हम लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं ना सेक्शन 8(7) या फिर 8(8) के अंदर जो एप्लीकेशन लगाएंगे उस एप्लीकेशन के साथ हमारे को क्या करने, अंडरटेकिंग भी लगाने हैं। ठीक है, अंडरटेकिंग अपन को फाइल करने हैं स्पेशल कोर्ट में। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 4 क्या है, दिस इज इशू इन एक्सरसाइज ऑफ द, ये तो जनरल चीजें हैं कि आईबीबीआई ने इस सर्कुलर को इशू किया गया इन टर्म्स ऑफ द पावर ड्राइव्ड बाय द आईबीबीआई अंडर सेक्शन 196। तो आईबीबीआई को पावर देती है सेक्शन 196 टू इशू सर्कुलर्स, जो भी है काफी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है तो ये आप लोग देख सकते हैं बट ये सभी सर्कुलर्स में आपको देखने को मिलेगा। नाउ जस्ट हैव अ लुक कि जो अंडरटेकिंग फाइल किया जाना है वो अंडरटेकिंग की कंटेंट क्या होगा, है ना। तो अंडरटेकिंग बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बिफोर द स्पेशल कोर्ट टू बी सबमिटेड बाय द resolution professionals while filing an application under section 8 subsection 7 or section 8 subsection 8 of the prevention of money laundering act। ठीक है, दिस इज जनरल क्लॉज है। Now, uses of restituted assets applicable only in case where the promoter is ineligible under section 29A of the insolvency and bankruptcy code। तो ये जो है अप्लीकेबल कब होगा, जब प्रमोटर्स 29A के अंदर क्या होगा, इनएलिजिबल होगा, राइट।
point to be noted, ineligible under section 29A. The restituted assets shall not be sold, नहीं बेचा जाएगा, ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, और otherwise disposed of directly or indirectly to any person covered under section 32A subsection 2 clause 1 or clause 2. तो guys, just have a look at section 32A subsection 2 वो क्या कहती है। तो देखो सेक्शन 32A बत्तीस ए सबसेक्शन 2, यस दिस इज सेक्शन 32A। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो बेसिकली लायबिलिटी फॉर द प्रायर ऑफेंस की बात करती है। और इसके अंदर सब सेक्शन नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेटर, है ना। कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेटर इन रिलेशन टू एन ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेटर where such a property is covered under the resolution plan approved by the adjudicating authority under section 31, which result in change in control of the corporator to a person or sale of the liquidation assets under provision of chapter 3rd of the part 2 of this code liquidation में, ठीक है। was not कौन नहीं होनी चाहिए, प्रमोटर और इन मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेटर और रिलेटेड पार्टी ऑफ द सच पर्सन, ठीक है। और पर्सन विथ रिगार्ड टू होम द रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हैज reason to believe that he had acted or conspired the commission of the offense and has submitted or filed a report or a complaint to the relevant statutory authority or the court. So point must be noted that कि जो सेक्शन 32, अब यहाँ पे बैक आते हैं, सेक्शन 32A सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो मेंशन किया गया है, इनको नहीं बेचा जाएगा, ठीक है। तो एक ए पॉइंट इंपॉर्टेंट करने वाली है। नाउ सेकंड बी नंबर पॉइंट पे है द इंस्टीट्यूटेड एसेट्स the restituted assets shall not be utilized directly or indirectly in any manner that benefits any person or entity named and accused or in charge sheet under ECIR, जिसको हम लोग FIR के नाम से जानते हैं, उसको ECIR बोला जाता है। वैसे व्यक्ति और या फिर एंटिटी जो कि एज अ एक्यूज्ड, ठीक है, के तौर पे ट्रीट किया गया है अंडर ECIR, उनको भी सेल नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली यार, किसी भी बंदा और एंटिटी का नाम मान के चलो FIR में है और उसको हम एसेट्स बेच देंगे जो कि सब्जेक्ट मैटर है उस FIR का, तो नहीं बेचा जाएगा। तो इसी वही कह रहा है कि जिसका नाम या फिर जो भी एंटिटी और पर्सन के नाम ECIR के अंदर में मेंशन किया गया है तो उसको सेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज क्लियर। जो हमारा पॉइंट 1 है, यूसेज ऑफ रेस्टिट्यूटेड एसेट्स जो है उसका किस तरीके से यूज किया जाएगा, तो उसको लेकर के यहाँ पे 2 क्लॉजेस दिया गया था, A एंड B, एंड दोनों क्लियर है, ठीक है। नाउ पीरियोडिक रिपोर्टिंग, इसमें क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ रेस्टिट्यूशंस अंटिल द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान ऑब्लिक डिसोल्यूशन ऑर्डर एज अप्लीकेबल। लिक्विडेशन में है तो डिसोल्यूशन, CRP में है तो रेजोल्यूशन प्लान की अप्रूवल होगी, ठीक है, बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आई शैल सबमिट क्वार्टरली स्टेटस रिपोर्ट टू दिस ऑनरेबल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में क्वार्टरली क्या किया जाएगा, एक स्टेटस रिपोर्ट के तौर पे सबमिट किया जाएगा। द स्टेटस ऑफ द रेस्टिट्यूटेड एसेट्स, डिटेल ऑफ देयर यूसेज ऑन और monetizations, a list of beneficiaries
of any distributions and information on any sale or transfer of the restituted property. तो दिस इज अ पीरियोडिक रिपोर्टिंग, कह सकते हो कि आईपी के लिए एक नया कंप्लाइंस का वर्डिंग अगेन, जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बिकॉज द अटैचमेंट ऑफ ईडी इज़ अ वेरी कॉमन। वैसे कंपनी की जो एसेट्स सीआरपी में चल रही होती है, उनके एसेट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ईडी की अटैचमेंट है, जिसके वजह से सीआरपी प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती थी, एंड प्रोसेस टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता था। इवन द रियलाइजेशन जो होती थी वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती थी, बहुत कम वैल्यू की रियलाइजेशन हो पाती थी। बट नाउ दिस कह सकते हो कि वेरी good move of IBBI by having just discussion and deliberation with the ED authority, and just एक चीज़ को ये डिसाइड किया गया है कि एसेट्स को रेस्टिट्यूट करने के लिए जब एप्लीकेशन लगाया जाएगा वहाँ पे ये अंडरटेकिंग दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा क्लियर, ट्रांसपेरेंट और सीआरपी के लिए बहुत ही वेलकम मूव है ये। तो पीरियोडिक रिपोर्टिंग में ही दिया जाएगा कि स्टेटस ऑफ द रेस्टिट्यूटेड एसेट्स, कि क्या एसेट्स है ड्यूरिंग द सीआरपी या फिर लिक्विडेशन टिल द प्लान अप्रूवल और डिसोल्यूशंस, डिटेल्स ऑफ देयर यूजेस और मोनेटाइजेशंस, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी, यदि कोई बेनिफिशियरी है, यदि उस एसेट्स को ई ऑक्शन किया गया है, तो उस प्रोसीड्स को किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसका लिस्ट भी सबमिट करना है, एंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी सेल और ट्रांसफर ऑफ द रेस्टिट्यूटेड प्रॉपर्टी, ये भी हमारे को सबमिट करना पड़ेगा। नाउ थर्ड वन इज disclosure in insolvency process. I have disclosed in information memorandum IM के अंदर और auction notice as applicable the details of all the properties under ED attachment as on date of submission। तो यहाँ पे IM बनाया, ये भी डिस्क्लोज किया जाएगा कि जितने भी एसेट्स हैं सीडी का which is under attachment of ED should be specifically mentioned in information memorandum when company is going through CIRP, or e-auction notice when company is going through liquidations, right? वो भी हमें यहाँ पे अंडरटेकिंग में मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि भी if further details become available subsequently I shall disclose the same in the updated version of the information memorandum subsequent notice। Now this clause is also mentioned in the undertaking that any further informations documents are available in furtherance of CIP or liquidations that shall be also mentioned in the information memorandum or the process document जो भी है, तो ये भी हमारे को अंडरटेक करना पड़ेगा। फोर्थ वन जो है जी वो क्या है, cooperation with the AD। I will extend full cooperation to the AD during investigations, including providing the details of the preferential transaction जो हम लोग फाइल करते हैं, undervalued, fraudulent, extortionate, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफे ट्रांजेक्शन्स, एज एंड व्हेन आइडेंटिफाइड बाय मी, जब भी आइडेंटिफाई किया जाएगा दैट शैल बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, अंडरटेकिंग में बताया जाएगा, ये भी हम लोग को अंडरटेक करना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग बी क्लॉज बी में जो है providing details of the committee of the creditors including its constitutions and percentage of voting shares। तो ये भी हमारे को बताना पड़ेगा कि सीओसी कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, सीओसी में कितने मेंबर्स हैं, उनकी क्या वोटिंग परसेंटेज है, दैट शुड also be filed। Now, providing details of the successful resolution applicant SRA, successful bidder as applicable, successful जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है सीआरपी के केस में, लिक्विडेशन के केस में सक्सेसफुल बीडर की डिटेल देना होगा एज एप्लीकेबल, इंक्लूडिंग अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशंस एंड रेलिवेंट ऑडिट्स प्रोसीडिंग्स ऑफ द एनसीएलटी, वो भी हमारे को देना होगा। डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, क्या क्या हमारे को डॉक्यूमेंट देने की अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। फर्दर आई अंडरटेक टू प्रोवाइड ईडी एज एंड व्हेन रिक्वेस्टेड एनी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, जब भी हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा हम प्रोवाइड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स दैट आर नॉट commercially sensitive in nature shall be furnished immediately on request। वैसे डॉक्यूमेंट्स जो ज़्यादा commercially sensitive डॉक्यूमेंट नहीं है उस डॉक्यूमेंट को इमीडिएटली फाइल किया जाएगा, जब भी ईडीएम से मांगेगी हम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। वी हैव टू अंडरटेक as well, right? Document that are
commercially sensitive in nature, example valuation report, resolution plans, due diligence report, shall be furnished only after the ED acknowledges such sensitivity in writing and confirms रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो कॉमर्शियली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे रेजुलेशन प्लान्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गए, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हो गए, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स हो गए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को दिया जाएगा बट ओनली अपॉन एक्नॉलेजमेंट of such sensitivity in writing and confirms the requirement by the ED। तब हम जा करके वो इंफॉर्मेशन हमारे को देना पड़ेगा। 6.1 is duration of undertaking। The obligation under this undertaking shall remain effective until this approval of the resolution plans oblique resolution order as the case may be। तो इन नटसेल में हम लोग बात करें कि ये जो अंडरटेकिंग है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरटेकिंग है जो कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आईपी को सबमिट करना है, आरपी या फिर जो लिक्विडेटर है उनको सबमिट करना है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है मतलब अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग का क्या कंटेंट होने वाले हैं। तो पहले यूसेज ऑफ द रेस्टिट्यूटेड एसेट्स कि जो एसेट्स रेस्टिट्यूट किया जाएगा उसका क्या यूज़ होगा उसके बारे में हम लोग बताएंगे। पीरियोडिक रिपोर्टिंग हमारे को करते रहने हैं, ठीक है। थर्ड वन इस डिस्क्लोजर इस क्या क्या देने हैं इन द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को लेकर के वो देना है। कॉपरेशन विद द ईडी इसकी अंडरटेकिंग देने हैं। डॉक्यूमेंट प्रोडक्शंस को लेकर के अंडरटेकिंग देने हैं। एंड फोर्थ वन इज ड्यूरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग। तो हमारे को कब तक ये अंडरटेकिंग देते रहने हैं। तो गाइस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए एक थोड़ा सा कंप्लायंस बर्डन है बट समहाउ ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ही वेलकम मूव है और इसे हमारे को कंप्लाई करते रहने हैं, है ना, टिल द कह सकते हो कि सीआरपी और लिक्विडेशंस। और सो आई होप कि हमारी एक छोटी सी इस डिस्कशन से आप लोगों को थोड़ा इसके ऊपर क्लैरिटी मिला होगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर just giving and watching this video, and if you think that this video is useful तो आप इसे अपने दोस्तों, अपने ऑफिस कॉलीग के साथ भी शेयर कीजिए, शायद उनको भी इससे कुछ बेनिफिट्स मिले। सो थैंक यू वेरी मच once again for watching this video। Bye bye।